नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए आभा श्रीवास्तव द्वारा रचित कहानी गली गली ढूंढा तुझे। आभा श्रीवास्तव जी वर्तमान हिंदी साहित्य की एक जानी मानी लेखिका हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। उस दिन किसी घरेलू समारोह में जब बड़ी जिज्जी से मिलना हुआ तो उन्होंने मुझे बताया, तुझे सुनैना की याद होगी ज्ञान? उसी की बेटी का ब्याह है। मुझसे तेरा पता और फ़ोन नंबर मांगा है उसने, ताकि तुझे ब्याह का न्योता भेज सके। एक पल को तो मैं सकपका गया था। इतने बरसों के बाद सुनैना को मेरी याद कैसे आ गई? हालांकि मैं भी उसे कभी भूला तो नहीं था। सुनैना कैसी होगी अब? मैंने पल भर को आंखें मूंद ली थी। कुछ समय बाद खोली तो सामान्य होने में मुझे समय लगा। मुझे लगा चांदनी की चमक बहुत धुंधली पड़ गई थी। आती हुई सर्दियों के दिन थे। ओस की एक हल्की परत सारे वातावरण पर छा गई थी और उस कुहासे को चीरते हुए एक कमसिन सा भोला चेहरा मेरी स्मृति में उतर आया, फूल सा खिला हुआ। ये सुनैना थी। सुनैना मेरे यौवन का एक बहुत ही मोहक स्वप्न थी, और हर स्वप्न सच तो नहीं हो पाता। कभी कैसे कैसे सपने देखे थे सुनैना के साथ, मोहक मासूम हसीन सपने। साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। जिस दिन मैं हॉस्टल पढ़ने जाने लगा था, सुनैना बेतरह हिचकियां लेकर रोई थी। वे आंसू इतने धारा प्रवाह थे कि मैं उसमें भीग गया था, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास था कि सुनैना को मेरी प्रतीक्षा करनी ही थी। मैं इंटरमीडिएट के बाद इंजीनियरिंग पढ़ने गया और सुनैना ने बीए में दाखिला ले लिया था। सुनैना बचपन से ही हमारे घर आया करती थी। बड़ी जिज्जी से कभी बुनाई सीखती, कभी कढ़ाई, कभी उपन्यास मांगने आती तो कभी गप्पे मारने। वो कब और कैसे मेरे मन में बसती चली गई नहीं समझ पाया था मैं। जुड़वां से घर थे हमारे, दीवारें ही नहीं मन भी जुड़े थे। सुनैना के घर की सेम की बेल हमारे घर तक फैली थी और हमारे घर की लौकी की बेल उनके आंगन की मुंडेर तक जाती थी। दोनों घरों से कच्ची पक्की सब्जियां मांगी जाती थीं, लेकिन मेरी और सुनैना की खिचड़ी अलग ही पकती थी। हमारा घर कायस्थों का घर था, जहाँ मांस, मच्छी, प्याज, लहसुन सभी कुछ पकता था। वहीं सुनैना के घरवाले घोर सनातनी ब्राह्मण थे। फिर भी पांडे चाची के बच्चे प्याज लहसुन की खुशबू सूंघते अक्सर हमारे घर की रसोई में जीमने आ जाते थे। अम्मा भी उन्हें बड़े प्रेम से खिलाती थीं। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि मेरा और सुनैना का रिश्ता दोस्ती और पड़ोसी से कहीं अलग होकर कई सरहदें पार कर चुका है। मुझे सुनैना सत्यजीत रे की नायिका सरीखी लगती थी। मुझे महसूस होता था कि सुनैना की देह में सरगम सा उतार चढ़ाव है। उसके पास सुंदरता से अधिक एक भोला सा सलोनापन और सलोनेपन से अधिक लय थी। तात की मोटी साड़ियों और सूती सलवार सूट में भी उसकी देह के मोहक अवयवों के अलग अलग अस्तित्वों का पता लगता था। घनी काली दो चोटियों के मध्य उसका भोला सा मुखड़ा एक निष्पाप शिशु सा लगता था। मैं स्वयं को बेहद भाग्यवान समझता था कि इतनी लावण्यमयी नवयौवना मेरी प्रेयसी है। सुनैना को किसी तरह आश्वस्त करके मैं बाहर पढ़ने चला गया था। कुछ ही महीनों बाद बड़ी जिज्जी के ब्याह में घर लौटा तो पता चला कि सुनैना का ब्याह तय हो गया है। मुझ पर जैसे गाज गिर पड़ी। मैं यकीन ही नहीं कर पाया था कि ये सच भी हो सकता है। मैं हैरान परेशान था। लगा अब जीवन में कुछ भी शेष नहीं रह गया है। बड़ी जिज्जी के ब्याह में सुनैना ने मोहक नृत्य मानो मुझ पर कटाक्ष करके ही किया था। बन्ना ढूंढे गली गली बन्नी अब ससुराल चली। उसकी पतली कमर किसी कुशल नटिनी की भांति लचक रही थी और मेरे जी में आ रहा था कि दौड़कर अपने खोए हुए रत्न को अंटी में बांध लूं। लेकिन सुनैना के हाव भाव से मुझे कहीं नहीं लग रहा था कि उसके मन में मुझे खो देने का जरा सा भी दुख है। मुझे अपने हॉस्टल जाने के एक दिन पहले की घटना याद आई थी। उस रात मुझे छोड़कर सभी घरवाले किसी रिश्तेदारी के ब्याह में गए थे। मेरी सारी पैकिंग हो चुकी थी और मैं आंगन में खाट पर बैठा गुमसुम सा आसमान देख रहा था, मानो चांद से कुछ कहना चाह रहा था। तभी न जाने किस क्षण सुनैना मेरे करीब आकर धप्प से बैठ गई। इतने एकांत में वो मुझसे बिल्कुल सटकर बैठी थी। पूर्णिमा की चांदनी में उसका सलोना सा रूप आज भी मेरे मन में सजीव है। उसका उदास चेहरा मैंने अपने वक्ष से सटा लिया था। उसके बालों और शरीर से आती सुगंध ने मुझे पागल बना दिया था। मेरा आलिंगन दृढ़ से दृढ़तर होता चला गया था। घर वालों के आने की संभावना भी मुझे रोक नहीं पाई थी। सुनैना की आंखों में आमंत्रण था,
माथे, चिबुक और अधरों पर मेरे अधरों का स्पर्श उसे भी बेबस बना गया था। आमंत्रण के उस ज्वार में मैं कुछ भी आगा पीछा नहीं देख सका था। प्रणय की एक तीव्र लहर आई थी जिसमें हम दोनों ही बह गए थे। वो लहर जब वापस लौटी तो कितना कुछ बहा ले गई थी। ये रात एक सामान्य रात नहीं थी, ये हमारे पवित्र मिलन की साक्षी थी। ये रात वो लकीर थी जिसने हमारे जीवन को दो हिस्सों में बांट दिया था, इस रात से पहले और इस रात के बाद। हम दोनों ने एक दूसरे को कुछ दिया था। सुनैना की अधखुली पलकों की लाज भरी चितवन और अधरों की तृप्ति भरी मुस्कान मुझे कहीं ना कहीं आश्वस्त कर रही थी। मुझे सुनैना पर ममता हो आई थी। इसने मुझे अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, मुझ पर अटूट विश्वास किया। मैं इसका प्यार और विश्वास जीवन भर निभाऊंगा। सुनैना, मुझे थोड़ा समय दो। नौकरी लगते ही तुम्हारे बाबूजी से तुम्हारा हाथ मांग लूँगा। जाति बिरादरी हमारे प्रेम में रोड़ा नहीं बनेगी। मैं उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गया था। उससे दूर जाने के बाद मैं लगातार सोचता रहा था कि सुनैना मेरी प्रतीक्षा करेगी, लेकिन मेरी वही सुनैना साल भीतर ही किसी और की होने जा रही थी। ऐसा क्यों हुआ, ये मैं समझ ही नहीं पाया था। वो अगर प्रतीक्षा कर पाने में असमर्थ थी तो मुझे एक चिट्ठी तो डाल ही सकती थी कि उसका ब्याह होने जा रहा है। मैं कैसे भी करके ये ब्याह रुकवा देता, लेकिन शायद सुनैना के प्रेम में वो आग नहीं रही होगी जो घर वालों से विद्रोह कर सके। उसका प्रेम सच में कच्चा रहा होगा। वो बड़ी जिज्जी के ब्याह में भी मुझसे कटी कटी रही कि कहीं मैं उससे उसके ब्याह की कोई कैफियत न पूछ बैठूं। सुनैना ब्याह कर दूसरे शहर दूसरे घर चली गई थी और इसके बाद मैंने स्वयं को पढ़ाई में झोंक दिया। सुनैना से मुलाकातें लगभग बंद ही हो गई थीं। स्वाभाविक था, वो अपने घर गृहस्थी और बच्चों में व्यस्त हो गई थी। फिर वो मुझसे मिलना भी क्यों चाहती। अब उसकी दुनिया ही अलग थी। कभी कभी बड़ी जिज्जी से उसकी खबरें मिलती रहती थीं। सुनैना की बेटी हुई, सुनैना के बेटा हुआ, बेटी ने हाई स्कूल कर लिया, बेटे ने कॉलेज में टॉप किया, बेटा बास्केटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, कॉलेज टीम का चैम्पियन है, वगैरह वगैरह। मैं सुनता था लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता था, जबकि हकीकत ये थी कि सुनैना मेरे जहन से कभी गई ही नहीं थी। वो एक टीस बनकर मेरे भीतर हमेशा ही दुखती थी। कई बार सुनैना को देखने का मन चाहा, लेकिन सामाजिक वर्जनाओं के चलते टाल गया। किस रिश्ते का हवाला देकर मिलता उससे। बरस दर बरस बीतते चले गए, जीवन आगे बढ़ता चला गया। सुनैना की मोहक छवि हमेशा मेरे मन के तहखाने में सुरक्षित रही। मैंने कभी अपनी पत्नी तक से इसका जिक्र नहीं किया। आज इतने बरस बाद मैं ये सोचकर रोमांचित था कि सुनैना ने मुझे याद किया था। अपने ब्याह में न सही, बेटी के ब्याह में तो मुझे बुलाया। अगले 2-3 दिनों तक मैं बड़ी बेसब्री से उसके फ़ोन की प्रतीक्षा करता रहा। फिर एक दिन सुनैना का फ़ोन आ ही गया। वो एक अनजानी आवाज़ थी। मैं इस आवाज़ में बरसों पुरानी अनगूंज पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज़ में एक उम्र दराज होती महिला जैसा पक्कापन था। वो अपने स्वर को भरपूर कोमल बनाकर बात कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ में एक संकोच अवश्य था। सुनैना शायद इस बात से जागरूक थी कि वो एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रही है जिसके साथ उसका नाता बरसों पहले टूट गया था। मैं अनायास ही अपनी आवाज़ में बरसों पहले का कैशोर्य लाने का प्रयास करने लगा था, या संभवतः मैं स्वयं ही अपनी आवाज़ के प्रौढ़पन से परेशान हो उठा था। खैर, उसने मुझे अपने शहर आने का न्योता दिया और बिटिया के ब्याह में आमंत्रित किया। संयोग से उसके पति की पोस्टिंग इन दोनों हमारे पुराने अपने शहर में ही थी, सो ब्याह भी वहीं से होना था। मैं अक्सर ही सोचा करता था कि अगर सुनैना से मेरा ब्याह हो गया होता तो मेरा घर घर जैसा रहता, सराय नहीं। माया मेरी पत्नी एक बड़े अफसर की बेटी और एक बड़े अफसर की बीवी थी। उसका दंभ उसके चेहरे पर इस कदर छाया रहता कि उसकी सुंदरता देखने वाले को मोहती कम, सहमाती ज़्यादा थी। उम्र के साथ इस अहंकार में वृद्धि ही होती चली गई थी। बाबूजी ने मुझे मोहरा बनाया और भरपूर दहेज लेकर मेरा ब्याह किया। माया के प्रति मेरा मन कभी भी प्रेरणासक्त नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं उसमें सुनैना को ही ढूंढा करता था। पत्नी ही क्यों, जीवन में आई हर युवती में मैं सुनैना की ही छवि ढूंढता था। जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मनु रहत सदा तुहि पाई। रामचरितमानस की इन पंक्तियों की तरह मेरा मन भी सदैव सुनैना में ही बसा रहा, किंतु सुनैना मात्र मेरे जीवन की एक मधुर याद बनकर रह गई। मैं बरसों बाद अपने शहर लौटा था। जैसे ही मेरी कार गली के मोड़ पर मुड़ी, मेरा दिल धड़कने लगा था। यही वो जगह थी जहाँ मेरे बचपन से लेकर किशोरावस्था तक के दिन हंसते खेलते बीते थे।
वो उम्र बीती थी जब स्वप्न और सच में भेद नहीं हो पाता है। सारी कल्पनाएं सुनहरी और सत्य लगती थीं। वो एक गर्द भरी शाम थी। ऊपर फीका नीला आकाश, पतझड़ के कारण हाथे में सूखी पत्तियां झरी हुई थीं। मैंने बरसों बाद का मौसम याद किया। ये चिर परिचित पल, बहुत समय बाद अपने छूटे हुए शहर की पहली शाम के साथ मैं अपने कुछ कुछ टूटे पुश्तैनी घर के सामने खड़ा था। अब यहाँ कोई नहीं रहता था। अनायास ही मेरे पैर थरथराने लगे थे। गाड़ी का स्वर सुनकर रामकिशन भागा चला आया। इस मूर्तिकार के परिवार को बाबूजी ने ही यहाँ बसा दिया था। वही हमारे घर की देखरेख, सफाई इत्यादि करता था। कब आए भैया अचानक? रामकिशन आकर मेरे निकट खड़ा हो गया था। मैंने उसे अपने आने की खबर भी तो नहीं की थी। सांझ की रोशनी में मैंने गौर से देखा। मेरा हम उम्र होते हुए भी रामकिशन कितना वृद्ध दिखने लगा था। उसके माथे के बचे कुचे चंद बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे। आगे के एक किनारे के दांत टूट गए थे। मुझे मुट्ठी में बंद अपने यौवन पर गर्व हो आया। 50 पार करने के बाद भी मैंने अपना यौवन संभाल कर रखा हुआ था। न एक बाल सफ़ेद, न चेहरे पर एक बिझुर्री, सधी सफ़ेद दंत पंक्ति। 2 किशोर बच्चों का पिता होते हुए भी मैं युवाओं को मात देता था। रामकिशन ने फुर्ती से मकान का ताला खोला। उसारे में बिछी चौकी को अपने गमछे से पोंछकर मुझे बिठाया। मैंने निगाह भर कर देखा। साफ सुथरा घर और उसकी परिचित गंध ने रास्ते की सारी थकान दूर कर दी थी। भैया जी चाय। रामकिशन इतनी देर में चाय ले आया था। आपके नहाने के लिए पानी गर्म हो गया है, वो बेहद विनम्रता से बोला। पांडे जी के घर ब्याह का न्योता है तुझको रामकिशन? मैंने उससे आत्मीयता के साथ पूछा। भैया जी न्योता तो है, पर हम गरीब लोगों को वहाँ जाए में सकुच लगती है, वो दीन भाव से बोल पड़ा। आप अकेले ही आए भैया जी? उसने पूछा। हाँ रामकिशन, अकेले ही आया हूँ। मेरी स्मृति में अपनी पत्नी माया का चेहरा तैर गया। क्लब, ताश पार्टी और शॉपिंग में ही उसके प्राण बसते थे। हम दोनों पति पत्नी की दुनिया अलग थी। बच्चों को बोर्डिंग भेज हम दोनों निश्चिंत होकर अपनी सोशल लाइफ एंजॉय कर रहे थे। सोशल मीडिया पर हैप्पी फैमिली की फ़ोटो पोस्ट कर हम सोचते कि हम सच में खुश हैं, पर क्या वाकई हम सभी खुश थे या ये मात्र एक भ्रम था, नहीं पता। मैं पैसे कमा रहा था, माया पैसे उड़ा रही थी। सरकारी नौकरी में तनख्वाह के अतिरिक्त अन्य किन किन स्रोतों से पैसे आते हैं मुझे सभी की जानकारी थी। फिर हाई फाई स्टेटस को बनाए रखने के लिए हर तरफ से, हर तरह से पद का दुरुपयोग करके पैसे कमाना मेरे लिए आवश्यक हो गया था। एक बार तो किसी खबरी की सूचना पर मेरे घर सीबीआई की रेड पड़ते पड़ते रह गई थी। किसी तरह पैसे भरकर मैंने उस केस को दबवा दिया था। हाँ, अपने चरित्र को मैंने संयम के चाबुक से साध कर रखा था। खैर, रामकिशन से मैं क्या कहता। सुनैना ने मुझसे फ़ोन पर कहा था कि वो मेरी प्रतीक्षा करेगी। फ़ोन पर उसका स्वर सुनकर मैं मन ही मन बौरा सा गया था। यादों का एक सैलाब सा उमड़ आया था मेरे भीतर। बचपन की यादें, कैशोर्य की यादें, बीच के बीत गए इतने बरस जैसे कहीं खो गए थे। अगले दिन रामकिशन ने ड्राइवर को सुनैना के घर का रास्ता समझा दिया था। वैसे ब्याह का कार्ड भी मेरे हाथ में था। गलियों में ढूंढते हुए जिस जगह ड्राइवर ने गाड़ी रोकी वो एक छोटा सा घर था। छोटी छोटी लाइट्स लगी थीं, जिससे पता चल रहा था कि इस घर में शादी है। कुछ लोग दालान में बैठे थे। मेरी बड़ी सी गाड़ी देखकर और मुझे इस जगह से अपरिचित समझकर एक वृद्ध सज्जन बाहर निकल आए। कहिए किससे मिलना है आपको? उन्होंने पूछा। सुनैना, सुनैना पांडे, उन्हीं की बेटी की शादी है ना? मैं कुछ कुछ असहज सा होने लगा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या परिचय दूं अपना। अरे तुम ज्ञान हो ना, सक्सेना जी के बेटे? वे वृद्ध सज्जन मुझे पहचान चुके थे। मैं पांडे चाचा हूँ बेटा, सुनैना का पिता। वे एकदम से खुश हो गए। सच, इतने बरसों में वो कितने वृद्ध हो गए थे। अच्छा किया बेटा तुम आए। वो मुझे कंधे से पकड़कर घर के भीतर ले गए। असल में ब्याह तो धर्मशाला से है बेटा, पास में ही है। चाय नाश्ता कर लो, तब मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। धर्मशाला पहुंचकर मैं एक अपरिचय के भाव से घिर सा गया था। अपने ऊंचे ओहदे के कारण मेरा उठना बैठना एलीट क्लास में होता रहा था। इस तरह के आयोजनों से मेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं था। मैं मन ही मन स्वयं को कोसने लगा कि क्यों यहाँ मैं आया। धर्मशाला के मुख्य द्वार से हम अंदर की तरफ जाने लगे। आंगन पार के किसी कमरे से ढोलक की थाप पर विवाह गीतों की स्वर लहरी आ रही थी। मेरा दिल धक धक कर रहा था। बीते समय की महक मानो रोम रोम में बस गई थी। मेरे भीतर अतीत का चेहरा उतर आया था, जिसमें सुनैना बसी थी।
मोहक, नाजुक, मदिर, मधुर। सुनैना, सुनैना, देखो कौन आया है। पांडे चाचा ने आवाज़ दी। बगल के कमरे में किसी का बच्चा रोया। ढोलक की थाप रुक गई थी। सामने के दरवाजे से एक स्थूलकाय महिला निकलकर बाहर आई। अधखिचड़ी बाल, बेतरतीब साड़ी, बेरौनक चेहरा। कौन थी ये? बेटा, पहचाना नहीं? ये सुनैना है। पांडे अंकल ने उसकी तरफ इशारा किया और सुनैना से बोले, और ये ज्ञान है। अरे, आप तो जरा भी नहीं बदले। सुनैना अपनी स्थूल काया संभालते हुए आगे बढ़ी। उसका फटा स्वर सुनकर मैं हतप्रभ था। कौन थी ये? परेशान, पस्त चेहरा, रूखी निस्तेज आंखें, सूखे होंठ, झुर्री पड़े हाथ। देह के आरोह अवरोह सब गायब थे। बाकी थे ढीले कंधे, चपटा वक्ष, वक्ष से ज़्यादा पुष्ट कूल्हे और कमर। क्या ये वही सुनैना थी जिसके लिए मैंने कभी बंगाल का जादू की उपमा दी थी, जिसके लिए मैंने जाने कितने शेर इकट्ठा कर रखे थे कि मिलने पर उसे सुना सकूंगा? सुनैना जो जीवन को गति, लय, सुर और ताल के साथ जीना चाहती थी, वो सुनैना इतनी बेसुरी और बियाबान कैसे हो गई थी? मैं घबरा उठा था उसे देखकर। सुनैना को देखकर मुझे लगा ही नहीं कि मेरे प्रति उसके मन में कोई कोमल भावना शेष बची थी। उसने बेटी के ब्याह का निमंत्रण भी संभवतः मुझे दुनियादारी निर्वाह करने के लिए यूं ही दे दिया था। उसे उम्मीद भी नहीं रही होगी कि उसके एक निमंत्रण पर मैं ऐसे भागा चला आऊँगा। सचमुच उसके चेहरे पर प्रतीक्षा या प्रसन्नता का कोई भाव नहीं था। अपनी घर गृहस्थी को संभालते संवारते उसने अपने असमय बुढ़ापे को सहजता से स्वीकार कर लिया था। मेरा सुकोमल अतीत मेरे सामने एक विकृत वर्तमान बनकर साक्षात खड़ा था। मुझे ऐसा लगा आसमान का रंग काला पड़ गया है। हर चीज़ ने अपना रंग, अपनी धुन, अपनी गंध, अपना स्वाद खो दिया है। कुछ पलों के लिए मुझे लगा कि मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठूंगा। किसी तरह वहाँ से विदा लेकर मैं वापस लौट रहा था, बिना कुछ गंवाए, सब कुछ गंवाकर। मेरे लिए ये मर्मांतक पीड़ा थी। मैं जिस सुनैना को जानता था वो तो समय के गर्त में कहीं गुम हो चुकी थी। ये वो सुनैना थी ही नहीं। जी में आया कोई अपना पास होता जिसके कंधे पर सिर रखकर मैं फूट फूट कर रो लेता। आज मेरा शहर मेरे लिए सचमुच पराया हो गया था। समय क्या सभी के लिए इतना क्रूर, इतना निर्मम हो जाता है? क्यों? क्यों, आखिर क्यों? कहीं कोई जवाब नहीं था। मेरे लिए दुनिया की सभी कविताएं शून्य में गुम हो गई थीं। मैं अचानक ही बूढ़ा हो गया था। सिर के सारे बाल सफ़ेद, रीढ़ झुक गई थी। अपनी यादों से मुझे भय लग रहा था, मानो मैं एक ब्लैक होल में समाता चला जा रहा था। एक अपरिचित कवि की परिचित सी पंक्तियां मेरे खंडित मन पर बार बार दस्तक दे रही थीं। बरसों के बाद कहीं हम तुम यदि मिलें कहीं, देखें कुछ परिचित से लेकिन पहचाने ना। बातें जो साथ हुईं बातों के साथ गईं, आंखें जो मिली रहीं उनको भी जाने ना। अभी आप सुन रहे थे आभा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई एक भावपूर्ण कहानी, गली गली ढूंढा तुझे। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।